बहनों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को कुछ जैसे मौसम भी बदल रहा है, सर्दियों के दिन आने जा रहे हैं, दिन छोटे होते चले जा रहे हैं, अंधेरा जल्दी होता है, तो रात के समय दिक्कत है। क्योंकि वहां से कुछ ऐसे भी समाचार मिले कि जो स्कूटर वाले हैं, 3 व्हीलर वाले मनमाने रेट लेते हैं, ऐसी भी शिकायतें आई हैं। और थोड़ा सा बुजुर्गों को ये लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित इंतजाम वहां नहीं है। तो इस बात के मद्देनजर रखते हुए कल मैं नवदीप जी को मिला था, विर्क जी को, जो हमारे आईपीएस हैं, तो मैंने उनसे प्रार्थना ये की कि पानीपत शहर में रात के समय ट्रैफिक कम होता है। और पहले ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था, लेकिन बस स्टैंड बाहर जाने से जो मनोहर लाल जी का धन्यवाद है, जो मुख्यमंत्री जी का, कि जब ये बस स्टैंड बाहर चला गया तो ट्रैफिक का थोड़ा सा रिलीफ तो अंदर आया है। और मैंने प्रार्थना कल ये की थी कि रात के समय ये बसों को, हरियाणा रोड की जो बसें हैं वो शहर में से नीचे से आए और यात्रियों को शहर में ही, चाहे वो गोहाना रोड पे उतारे, कुछ को बस स्टैंड के पास उतारे, जैसे भी पहले होता था। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विर्क साहब का कि उन्होंने मेरी प्रार्थना को इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। इससे पहले मैंने ये बात हमारे मंत्री मूलचंद शर्मा जी से भी की थी बात, और उन्होंने भी वहां पे टेलीफोन किया, तो तुरंत कल ये काम हमारा हो गया है। इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लिखित में आदेश हो गए? आदेश हो गए। कॉपी मैंने आपको अभी कॉपी दे देता हूँ इसकी। मीडिया में वैसे कॉपी उन्होंने नहीं लगाई, लेकिन मेरे पास कॉपी है, मैं अभी आपको ईमेल कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ, कॉपी हमारे पास है। इसके साथ ही ये तो है सुविधा की बात, लेकिन एक बात जानिए, ये टेम्परेरी बात है, ये चलता रहेगा जब तक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होता। मैंने 1-1.5 साल पहले प्रयास किया था कि किसी तरह से एलिवेटेड बस स्टॉप अगर पानीपत में बन जाए, आर्या कॉलेज और बस स्टैंड के सामने में, इसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया, पर वो सिरे नहीं चढ़ी। कोई बात नहीं, एक बार नहीं चढ़ी तो दोबारा करेंगे। आज सुबह डीसी ऑफिस में हमने एक मीटिंग रखी, बड़ी मीटिंग थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, एलएनटी, इनके सभी एक्शन, सभी इंजीनियर वहां थे। और वहां पे एक बार फिर ये प्रपोजल हमने रखी और उसको एक्सेप्ट किया गया कि इसकी एक टीम बनाई गई है। जितने भी एक्शन है पानीपत में, पीडब्ल्यूडी के, बीएनआर पीडब्ल्यूडी के, और साथ में यूएलबी के, और साथ में इन 4 एलएनटी के, ये और नेशनल हाईवे के, एक कमेटी बना दी गई है। वो उसको टेक्निकल उसका विश्लेषण करेगी, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, ताकि ये एलिवेटेड बस स्टॉप अगर बन जाए पानीपत में, तो इससे लोगों को परमानेंट एक सोल्यूशन मिल जाएगा। एलिवेटेड बस स्टॉप का मतलब यह है कि बस स्टैंड के सामने, आर्या कॉलेज के सामने, दोनों साइड में यात्री उतर भी सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं, उनको बस स्टैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी योजना है, लेकिन इसका अभी शुरुआत की है। ये कहां तक सिरे चढ़ती है, इस पे पूरी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे इसको कामयाब करें। और डीसी साहब ने आज बहुत सहयोग किया इसमें। एसपी साहब भी उस मीटिंग के अंदर थे, अपने कमिश्नर साहब भी निगम से उस मीटिंग में थे, और सभी अधिकारी थे आज। और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इस फाइल को आगे लेके जाएंगे, और फिर माननीय सांसद जी संजय भाटिया जी के माध्यम से अगर जी हमें अप्रूवल मिलती है तो इस फाइल गडकरी जी के पास लेके जाएंगे, ताकि ये काम हो। इसी से जुड़ा एक फैसला, जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट फ्लाई नीचे कट खोलने थे, उसका क्या? जी हाँ, मैं बता, अगर आप देखेंगे अभी कट का काम जो खादी आश्रम तरफ से शुरू हो चुका है, आपने अगर वहां देखा हो, काम स्लो चल रहा है, इसका भी आज चर्चा हुई है। तो मैंने उनको ये कहा कि आपका जो प्लान है, कट खोलना एक काम है, कट खोलना तो पहला स्टेप है सिर्फ। उसके बाद इन्होंने ड्रेन सारे दोबारा बनाने हैं, ग्रिल पीछे करनी है, और साथ ही साथ जो अभी ड्रेन 2 है इस टाइम पैरेलल, उनको एक करना है, ये सारा काम उसमें है। तो मैंने उनको कहा कि हम ये पहले जानना चाहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये ना हो कि आप काम करके चले जाएं और हम फिर कहना शुरू करें कि ये ठीक है, ये गलत है, इन्होंने गलत कर दिया। हम इस बात की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं कि जो ये काम करें, हम अपनी टेक्निकल टीम के साथ बैठे, हमारे जो इंजीनियर हैं, चाहे वो यूएलबी में है, चाहे पीडब्ल्यूडी में है, बीएनआर में है, तो वो जो टीम आज टेक्निकल की बनी है, उसने ये भी देखना है, एक तो ग्रिल का देखना है, एक जो कट खुल रहे हैं उनको देखना है, एलिवेटेड का तो देखना है, एडिशनल काम दिया आज उनको। लेकिन शहर में जो इन लोगों ने काम करना है, जो 18 करोड़ का टेंडर है, उसको ये टेक्निकल टीम हमारे साथ बैठ के सर्वे करेगी कि इनका प्लान ठीक है या नहीं ठीक है, उससे हमें सोल्यूशन परमानेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही कल मैं जब विर्क साहब से मिला, उससे पहले माननीय मंत्री जी से, मूलचंद शर्मा जी से मैंने एक प्रार्थना लिखी थी।
आपको याद होगा जब पिछली बार यहाँ खाटू श्याम जी का प्रोग्राम था जिसमें कन्हैया मित्तल जी आए होते, तो वहाँ हमने वायदा किया था कि पानीपत से खाटू श्याम जी की एक बस चलाएंगे। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ऑर्डर मेरे पास आ गया। कल मैं ये काम भी करके आया था। ये 2 बसें हम पानीपत से ये डेली चलेंगी, एक खाटू श्याम जी के लिए और एक बरसाना के लिए। ये 2 बसों के ऑर्डर हैं। मैं अभी आपको कॉपी इसकी सबको व्हाट्सएप कर दूंगा। दोनों ऑर्डर आ चुके हैं। ये कल से ये बसें चलनी है, दोनों बसें, और ये डेली चलेंगी। और इसके लिए मैंने अभी आज सुबह मीटिंग की है जांगड़ा जी से, जो जनरल मैनेजर है रोडवेज के, और मुझे आज शाम तक वो इसकी समय सारणी निश्चित करके दे देंगे। और मैं वो उनसे रिक्वेस्ट किए थे, एक तो उसको पेपरों में दे, लोगों को पता चलना चाहिए कि बस सर्विस पानीपत से सीधी शुरू होगी, उसकी टाइमिंग क्या है, ताकि जो भी यात्री दर्शन के लिए जाना चाहे वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, उनको सुविधा होगी। ये काम हमने आज किया। इसके लिए मैं अधिकारियों का, वरिष्ठ साहब का और सबसे ज्यादा अपने मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थना पर उन्होंने ये काम तुरंत करके दिया है। ये एक बहुत देर से पेंडिंग एक रिक्वायरमेंट थी पानीपत की जनता की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ से लोग हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए जाते हैं दोनों स्थानों पर। तो उस योजना के अंतर्गत ये काम भी आज हमने किया है। ये तो है आज की और कल की डेवलपमेंट। अभी कुछ काम है, सिनोली रोड का बहुत दिन से सुन रहे थे कि उसका टेंडर लग गया है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि वो टेंडर खुल गया है और उसमें 5 या 6 कंपनियों ने अब पार्टिसिपेट किया था। और आज हमारे जो B&R के एक्शन हैं अजीत जी, वो चंडीगढ़ में हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल या परसों तक वो टेंडर जिसको भी अलॉट होना होगा सरकारी तौर पे अलॉट हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी इसको हमको, जो कि संजय चौक से लेके कुरार तक लगभग 9 साढ़े 9 किलोमीटर का एरिया है, ये काम हमारा जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा फायर स्टेशन। बहुत दिन से आप सुन रहे थे, फायर स्टेशन की लैंड हमें अलॉट हो चुकी है। HSVP ने वो लैंड फायर डिपार्टमेंट को दे दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, और ये चल रहा था इसको बनाएगा कौन। तो कल ये फाइनल हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पत्र है, मैं अभी आपको ईमेल कर देता हूँ। इसका फाइनल डिसीजन ये हुआ है। बहुत डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे, ULB इन्वॉल्व था, B&R इन्वॉल्व था, इसके अंदर फायर स्टेशन वाले इन्वॉल्व थे, और पुलिस हाउसिंग बोर्ड एक है वो इन्वॉल्व था। तो सबने फैसला करके ये डिसीजन हुआ कि इसको ULB लोकल बॉडी इसको बनाएगी, और इसके लिए ये लेटर पानीपत में आ चुका है। ULB को कमिश्नर साहब को लेटर मिल चुका है, और अब इसका टेंडर लगने जा रहा है कि इसकी पहले DPR बनेगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहले उसका टेंडर लगेगा, फिर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी। तो ये सब करते कराते हमारे को 2 से 3 महीने का समय DPR आने में, उसकी ऑब्जर्वेशन आती है, वो DPR बनने के बाद पता लगेगा। DPR से पहले वो पता नहीं चल सकता है कि क्या क्या उसमें आना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम 3-1 महीने का समय अभी इसमें लगेगा, इसका टेंडर फ्लोट होने में और टेंडर किसी को अलॉट होने में। पर मैंने जो वायदा किया था फायर स्टेशन, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है जब भी कोई फायर किसी फैक्ट्री में हो जाती है। तो यहाँ से जो फैक्ट्रियां हैं, ये जिम खाना क्लब के सामने आ रहा है 25/2 के अंदर। यहाँ से जो भी फैक्ट्री है 25/1 में, 2 में, 29/1-2 में, चौटाला रोड पे, कुराड़ में 5 से 7 मिनट का रास्ता है। और लोग इनके मेगल स्कूटर पे ही जाके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किसी के मिसहैप हो जाए तो ऐसा मैंने जो प्रॉमिस किया था, ये मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाया, ये फाइनल हो गया है। इसके बाद हमारे 3 प्रोजेक्ट हो रहा है, जो 2 फ्लाईओवर में बहुत देर से बात कर रहा था आपसे, और एक जो है 2 रेलवे ओवरब्रिज है और 1 फ्लाईओवर है। रेलवे ओवरब्रिज है गोहाना रोड को डबल करने का, और एक नया फ्लाईओवर जो हाली पार्क से चलेगा रेलवे ओवरब्रिज, और एक फ्लाईओवर जो असम नाके पे है। इन तीनों की अप्रूवल किया, सब कुछ काम होने के बाद NCRPV से जो लोन होके आता है वो भी हमारे को मिल चुका है, उनकी अप्रूवल आ गई है। और अब इसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ उसकी फिर जो प्रोसेस है उसमें अभी 1 महीना और लगेगा। गवर्नमेंट कार्रवाई या बहुत सारे डिपार्टमेंट होगी, 1 महीने में हम इसका टेंडर लगवा देंगे। नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट जो पेंडेंसी में था, 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो इंडोर स्टेडियम
और एक है ऑडिटोरियम। इन दोनों की डीपीआर बनने के लिए सब अप्रूवल हमारे पास आ गया, फाइनेंस की अप्रूवल आ गई है, यूएलबी इसको बनाने जा रही है, पानीपत नगर निगम इसको बनाएगा। और जो इनकी डीपीआर बनाने के लिए टेंडर लगा है, एक टेंडर ऑडिटोरियम का है, एक टेंडर है इंडोर स्टेडियम का। पहला टेंडर खुलेगा 29 तारीख को, 29 सितंबर को, और जो इंडोर स्टेडियम का टेंडर है वो खुलेगा 5 अक्टूबर को। जैसे वो टेंडर खुलता है उसकी डीपीआर बनेगी। डीपीआर बनने की एक प्रोसेस है, उसकी वेरिफिकेशन ऑब्जर्वेशन करते करते ये भी 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस जरूर होता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 3-1 महीने में आपकी ये दोनों प्रोजेक्ट भी हम शुरू कर देंगे। इन प्रोजेक्टों के शुरू होने से मैंने जो आप लोगों से वायदा किया था चुनाव के समय में, मेरा कोई भी प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं होगा। जो रेन्यूअल का प्रोजेक्ट है दैट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट, वो 3 से 4 साल में पूरा होगा, 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन उसकी टेस्टिंग वगैरह जो है, रेन्यूअल का क्या है, वो जमुना से पानी आना है। अब लोग कई बार कहते हैं जमुना में पानी सूखी होती है तब पानी कहाँ से आएगा, ऐसा नहीं है। जमुना के नीचे हर समय पानी होता है, इसके कुएं बनते हैं और जब बारिश आती है तो कुएं फिर भर जाते हैं, पानी हमेशा रहता है वहाँ। तो इसकी इस टाइम टेस्टिंग चल रही है, प्रोसीजर शुरू हो चुका है, जो भी समय लगेगा, लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि पानी के कुएं अलग बनने और फिर वहां से पाइपलाइन पानीपत के लिए, जैसे आप बॉम्बे में देखते हैं बड़ी बड़ी पाइपलाइन है 6-2 मीटर डाया की, 3-3 मीटर डाया की, वो शहर में आनी है। तो लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन वो काम 850 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तकरीबन 850 करोड़ का, तो वो काम भी हम शुरू कर चुके हैं। तो ये सारे वो काम है कथुरिया जी जो मैंने आप लोगों को वायदा किया था। मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा, मैं आपको वायदा कर रहा हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका स्वागत है कुलवंत जी, किसी भी तरह का। प्रवीण जी, यशवंत रोड की जो रेलिंग वाला काम है कब से स्टार्ट हो जाएगा? यशवंत रोड की रेलिंग और वो ऊपर जो फ्लाईओवर के ऊपर में जो है, अच्छा फ्लाईओवर की जो वो चल रहा है काम। देखिए उसका काम तकरीबन मेरे ख्याल 5 महीने का टेंडर है। ये स्लो काम होता है थोड़ा, आप देख रहे हैं, लेकिन वो काम ठेकेदार फिर भी जो तोड़ा फोड़ी कर रहा है, मैंने देखा वहां जाके, वो मलबा भी तरीके से उठा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा समय लगेगा, 4 से 5 महीने लगेंगे। सनौली रोड कब तक उम्मीद करेंगे शुरू हो जाएगा? सनौली रोड का काम मैं ये समझता हूँ कि 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। सर, सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक की पिछले काफी दिनों से काफी दिन हो गए हैं, उसको लेकर क्या? या सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं और वहां पे मशीनरी भी आ चुकी है। प्रॉब्लम यह है कि स्टाफ नहीं है उनके पास। जब तक एक पर्टिकुलर, मैं नाम बोल रहा हूँ, हाँ जी, एक पर्टिकुलर डॉक्टर चाहिए पैथोलॉजी का, उसकी अपॉइंटमेंट होनी मस्ट है, नहीं तो लाइसेंस नहीं मिलता। तो मैंने माननीय मंत्री जी से पिछली मीटिंग में बात की थी, उस पर प्रयास जारी है, जितनी जल्दी हमें यहाँ अपॉइंटमेंट मिल जाए ताकि यहाँ के जो हॉस्पिटल लाइसेंस को अप्लाई कर पाए। ये लोग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सामान सब आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर जल्दी हो जाएगी। कल छोटी सी बरसात आई है, थोड़ी देर की बरसात में एसडी कॉलेज रोड फिर से पानी हो गया था, बस अड्डा पानी हो गया था, इधर बस अड्डे के बिल्कुल चौक जो है, हालांकि संजय चौक से आगे बारिश नहीं हुई कि आगे का पता नहीं लग पाएगा वहाँ से। देखिए, एक तो अगर आप भी बुरा ना माने तो बरसात होती है, अगर आप फोटो लोगे तो वो तो चंडीगढ़ में उस टाइम पानी रुका होता है। समस्या थी पानीपत में, लगातार प्रयास क्या कर रहे हैं, क्या चौड़ा बाजार है, चाहे गुरुद्वारा रोड है, चाहे एसडी का काम करवाया है। अगर कुछ कमी रह गई तो उसका रिव्यू करेंगे। अभी माल्टन में काम चल रहा था, पिछले दिनों आपने देखा होगा स्टेडियम के बाहर, वो काम हमने कंप्लीट किया है। अभी रविंद्रा हॉस्पिटल से जाटर रोड का काम शुरू है। कनेक्टिविटी है, छोटी छोटी है, इन सब की कनेक्टिविटी होने से आपको हैरानगी होगी जान के कि जाटर रोड पे 2 सीवर लाइन है जो एसटीपी प्लांट में जाती है, एक खाली पड़ी है, उसमें कनेक्टिविटी नहीं है, किसी की लाइन बिछा दी, इधर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसका प्रबंध कर रहे हैं। अगर इन सब काम करने के बावजूद भी थोड़ी सी कमी आ रही है, उसको भी देखेंगे। मैं मेयर साहिबा से बात करूंगा, इस तरफ भी ध्यान करेंगे। प्रमोद विज साहब कहा करते थे कुछ टाइम पहले कि पानीपत टोल जल्दी हटने वाला है, क्या पूरा टाइम रहेगा पानीपत टोल या हट सकते हैं? देखिए, ये हमारे हाथ में हो ना, तो हम तो लोगों को अब तक दिए पैसे भी रिफंड कराए। ये तो हाईवे का काम है। कोई चिट्ठी आई है कि रेवेन्यू लॉस की वजह से ये नहीं हटेगा?
देखिए मैं बताऊं, बड़ी अजीब सी बात है, ना तो हम यूज करते हैं फ्लाईओवर। अगर करनाल की तरफ हम जा रहे हैं, हमने कहाँ यूज किया? नहीं किया। करनाल से आते हैं शहर में, तब भी यूज नहीं किया। ये एक त्रासदी है जो पानीपत भुगत रहा है, हम इस बात को मानते हैं। और संजय जी ने भी इसके लिए बहुत प्रयास किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये मुद्दा भी यही कह के कि एक पूरे दुनिया में ऐसा एक ही टोल है जो बिना यूज किए पैसा दिया जाता है। उनकी स्टेटमेंट थी संसद में, लेकिन अभी तक फॉर्मेलिटीज में क्या कहाँ पेच फंसा हुआ है, तो इसके लिए एक बार फिर संजय जी से बात करेंगे, क्योंकि ये काम अगर करवा सकता है तो संजय जी करवा सकते हैं। और मेरा प्रयास है कि अगर कुछ हो सकता है तो जरूर करें। सर, पन्ना प्रमुख सम्मेलन 1 तारीख को है, इसको लेकर क्या मुद्दा है? यहाँ पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी की योजना का पार्ट है। 90 की 90 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने हैं। पानीपत शहरी विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन 1 अक्टूबर को निधि वन में हमने रखा है। हमारे लगभग 3500 के लगभग पन्ना प्रमुख हैं और हम सभी मंडलों की बैठकें ले रहा हूं। मैं पर्सनली हर मंडल में जा रहा हूं। हर मंडल में वहाँ के शक्ति केंद्र प्रमुख जो है, जो बूथ प्रमुख या वहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता उनसे बैठक ले रहे हैं और इन टर्न आगे वो भी अपना बूथ प्रमुख जो हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख को पर्सनली कॉल कर रहे हैं। अब उसके बाद सूचना का जो आधार है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि किस तरह से हम सूचना पहुंचा रहे हैं पन्ना प्रमुख तक। लिस्ट देना पूरे सेट, मेरा सेट दे दो जल्दी से। पन्ना प्रमुख को हम व्हाट्सएप के माध्यम से हमने पहले ग्रुप बनाए, हम सूचना देते हैं बूथ प्रमुख तक। बूथ प्रमुख आगे सूचना देता है अपने पन्ना को। 20 से 22 पन्ना है हर बूथ पे। तो एक योजनाबद्ध तरीके से हमने हर कार्यकर्ता के पास पहुंच रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में सभी लोग आएंगे और इसके हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं विप्लव देव जी, वो आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से हम काम करते हैं और एक्चुअल वर्क है। हम लोग वो नहीं कर सकते कि आईवाश नहीं करेंगे, मेरा स्टाइल नहीं है वो। अब आपको एग्जाम्पल देता है, तहसील का मंडल है, आप देखिए ये तहसील का मंडल है मेरा। ये इसका बूथ नंबर 1 है। इसका बूथ प्रमुख कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उस पर पन्ने कौन से हैं, ये पन्ना है, नाम है उनके फोन नंबर है हमारे पास। हर एक को पर्सनली कॉल किया जा रहा है, टीम्स बनी हुई इसके ऊपर। और ये पूरी विधानसभा के 194 बूथ है हमारे, सबका ये हमारे पास है। अब इमेजिन करिए, जिस पन्ना प्रमुख को 3 से 4 बार टेलीफोन करेगी मेरी टीम, वो आने के लिए तो जरूर आएगा। और चुनावी दृष्टि से ये बहुत उत्तम योजना हमारी पार्टी की। आप देखिए हमारे संपर्क कितने लोगों से है, 3700 लोगों से तो संपर्क 3600 लोगों से हम कर रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रभारी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, नड्डा जी का। जो ये योजना आई है ये पार्टी को बहुत मजबूत करेगी। और चुनाव की दृष्टि से हम कहते ही है, बूथ जीता चुनाव जीता, ये वही है। प्रमोद विज जी अगले चुनाव में दावेदार और उम्मीदवार हैं। देखिए, मैं ना तो पहले दावेदार था। पार्टी जिसको दावेदार बनाएगी, जिसको टिकट की जिम्मेवारी देगी, सर माथे पे। अपने तो ये एक जिम्मेवारी का पद है। ये पार्टी ने जिम्मेवारी से टिकट दी, कार्यकर्ता ने मेहनत करके, जनता ने विश्वास दिखाया और हमें चुनाव जिता दिया। तो हम उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। पार्टी जौन सी जिम्मेवारी देगी हम उस जिम्मेवारी को निभाएंगे। अपनी कोई किसी तरह की डिमांड नहीं है, ना पहले थी ना कभी करेंगे। पार्टी सब देखती है कौन कैसा काम करता है, कैसा नहीं करता है, और जो भी वो डिसीजन लेगी पार्टी का, सर माथे पे। सब लाला जगत नारायण जी की जहाँ मूर्ति बनी हुई है, बिल्कुल अच्छी बड़ी मूर्ति थी, उसको तोड़ के दोबारा वही चीज उन्होंने बना दी। थोड़ा सा पत्थर और लगा दिया साइड में। उसको तोड़ने की क्या मजबूरी थी? हमें 30-35 लाख रुपए का इसमें शायद मैं श्योर नहीं हूँ, 30-35 लाख में दोबारा वो खड़ी हुई है। तो पहले वाले में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, दोबारा उसमें मतलब ऐसी क्या लगा दिया? स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम तो नहीं थी। मुझे लगता है जो आपको मालूम है, मूर्ति थोड़ा सा खराब हो गई थी पिछले दिनों में, लेकिन इसकी जानकारी मैं निकालता हूँ। मैंने इतना इस पर नहीं ध्यान किया। मुझे तो ये है कि लाला जी की मूर्ति, शहीद लाला जगत नारायण जी की मूर्ति दोबारा से वहां प्रतिष्ठित होनी चाहिए। और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से मैंने उनको ये कहा था। आपने बताया तो इसकी जानकारी मैं ले लूंगा। किस पे कितना खर्चा है मुझे ये भी नहीं पता। ये भगत सिंह की और मूर्तियां लगा रहे, वहाँ कोई विवाद चल रहा है जी? हो गया? नहीं, ऐसा है कि एक बात बहुत मन से आती थी कि जब भी कोई शहीदी दिवस होता है, कोई कार्यक्रम करना होता है, पूरे शहर में, मुझे लगता है पूरे जिले में शायद
कहीं भगत सिंह जी की, सुखदेव जी की, राजगुरु जी की फोटो ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। और मुझे ये एक ऐसा स्थान मिला जहां पे अगर कभी भी जो हमारे अलग अलग बच्चों ने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, उनकी 300-400 लोगों की अगर मीटिंग करनी हो तो एक उचित स्थान है। और आते जाते आदमी को भी नजर आता है, और बड़े अलग से लगाया हमने उसको, बड़े तरीके से लगाया है। और दुकानदार ने जो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया था तो मैंने फिर उनको संपर्क किया, तो उन्हें समझाया, फिर हमने थोड़ी दूरी भी बढ़ा ली। उनकी दुकान पे अब जाके देखेंगे, एक्चुअली जो खोदा जा रहा था एरिया, उनको लगा इतना बड़ा है, ऐसा नहीं था। वो तो एक स्टेप नीचे बनाना था। मूर्ति पे कल को गार्लैंडिंग करनी है, कुछ करना है, तो आपको ऊपर तो आना पड़ेगा। तो उसने लगा कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा ये, तो उसको फिर बाद में सहमत हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आई। एक एलएनटी ने जो काम शुरू कर रखे हैं जीटी रोड के ऊपर, वो खाड़ तो दिए, उसमें से नाले भी बन गए, लेकिन वो जिसके वो स्लैब है, वो स्लैब तोड़ के रख दी। अब ना तो पैदल चलने वाले कोई, फ्लाईओवर के नीचे जो जहाँ पे खड्डे थे वो वैसे के वैसे छोड़ दिए। मतलब हम जीटी रोड से गुजरे तो रोज कोई ना कोई हादसा बीच में नाले में गिरा पड़ता है। उसमें भी कुछ ऐसा है कि बनाने ये दोनों तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अब जो 18.5 करोड़ का टेंडर शुरू होने जा रहा है, अभी आप देखिए 2 आपकी ड्रेन है, यहाँ पे एक नहीं है। एक ड्रेन तो है जब ग्रिल से पहले, ग्रिल से इधर सड़क आती है, सड़क के बाद उनका एक नाला बना हुआ है, उसके बाद फिर इनर सड़क है, और इनर सड़क के बाद फुटपाथ है, और फिर एक नाला है बिल्डिंगों के साथ। फ्यूचर में एक ही नाला होगा। इन दोनों को हम कमेंट करने जा रहे हैं। और नाले भी इस बार हम इनसे ये नहीं लेंगे जो ये बनाते हैं। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, दे हैव एक्सेप्टेड इट, प्री फैब्रिकेटेड। इतनी बढ़िया क्वालिटी के दुनिया के अंदर यूज हो रहे हैं, हिंदुस्तान में हो रहे हैं, भारत में यूज हो रहे हैं। प्री फैब्रिकेटेड नाला आएगा, किसी की बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता, किसी की बेसमेंट में पानी नहीं जाता उससे, तो वो हम इसमें लगाने जा रहे हैं। और उसमें कवर भी बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे कवर्स, ताकि कल को सफाई करनी है तो अभी तो यहाँ पे ये हालत है कि सफाई करने का मतलब है नाला तोड़ना और फिर नाला दोबारा बनाना, ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो उसका भी ध्यान किया गया है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये जीटी रोड जो है ठीक शेप ले लेगा। लेकिन वो क्या करने जा रहे हैं इसकी जानकारी, जैसे मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले, कि हम उनसे मीटिंग करने जा रहे हैं, टेक्निकल टीम साथ बैठेगी। तो हमें पहले बताइए क्या कर रहे हैं आप, ये हम बाद में नहीं रोना चाहते कि आपने गलत कर दिया। ये बात विधायक जी, सर्दियां आने वाली हैं और हर सर्दी में ठंड से ठिठुरते लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए जाते हैं। बाद में क्या होता है कि उनमें ना कोई केयर टेकर रहता है, ना कुछ सुविधाएं रहती हैं, फिर वो मीडिया सुर्खियां बनती है। कोई स्थायी रैन बसेरे की योजना है? देखिए 2 योजना है। अभी वो लेटर देना जो कल आया प्लानिंग का लेटर जो HSCP से, 2 चीजें हैं जी। अभी आपको पता है, एक जगह टेम्परेरी हमने मासाकोर बिठाए हुए हैं, टेम्परेरी है वो स्थान। एक्चुअली उसका टेंडर भी लगा हुआ है, नीचे मार्केट है, ऊपर रैन बसेरा है। लेकिन जब तक हमारा रैन बसेरा ये मासाकोर का प्लेस तैयार ना हो जाता, तो अपने वाटर वर्क किले के नीचे अगर आप जाके देखें, बहुत सुंदर तरीके से बनाया उसको। उसमें लाइटें लगने जा रही हैं, बाथरूम टॉयलेट हमने वहां बनाए हैं, थड़े बना के उनके दिए, थड़ों की मार्किंग की है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जहां पे इस टाइम ये बैठे हुए हैं मासाकोर, निगम इनकी वीडियो फोटोग्राफी कर चुका है, इनको पता ही नहीं लगा। वीडियो फोटोग्राफी करके निगम इनसे सबकी आईडीज ले चुका है। तो अब ये थड़े उन्हीं को मिलेंगे जो वहां बैठे हुए हैं। लेकिन इसका फिर ड्रा निकलेगा, चाहे कोई जज निकालेगा, चाहे बच्चे निकालेंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से वीडियो फोटोग्राफी करके जिसके हिस्से में जो थड़ा आ जाएगा उसको दिया जाएगा। ऐसी निगम की योजना है। तो जैसे ही ये शिफ्ट होंगे अक्टूबर में, तो उस समय वहां पे जो बिल्डिंग बननी शुरू होगी, नीचे मार्केट है और ऊपर रैन बसेरा है। और एक बात जानकारी और बनाया जाएगा सर? स्थायी है, परमानेंट स्ट्रक्चर है। लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, दोनों के फ्लोर अलग अलग है। वो ड्राइंगें बन चुकी हैं, DPR बन के नक्शे बन चुके हैं, टेंडर भी अलॉट हो गए, वर्क ऑर्डर दे चुके हैं हम लोग, कम से कम 1 साल होने को है। लेकिन बनाने में दिक्कत ही थोड़ी, जब तक मासा ग्रुप भाइयों का, उनका भी रोजगार है, उनको रोजगार तो चाहिए। यहाँ टेम्परेरी बैठे हैं, उधर जाएंगे तो उस जगह पे वो बन जाएगा। आपकी जानकारी में एक और बात बताता हूँ, एक रैन बसेरा और बनने जा रहा है। ये भी लेटेस्ट प्लान मेरे पास आ गया है। एक रैन बसेरा तो बना रहे हैं, ये वाला जो आपको अभी बात की, जहां मासा गुरु भाई बैठे हुए हैं। और एक रैन बसेरा और बनेगा 25/2 में, इंडस्ट्री के अंदर ही, लेबर के लिए। इसका प्लान मेरे पास वो आधे एकड़ में है और लगभग
8 करोड़ की लागत से बनेगा, बहुत बड़ा। रैन बसेरा पानीपत की लेबर के लिए बहुत जरूरी है। इतना बिजनेस है, इतनी लेबर है, कई लोगों को 1-2 रात के लिए रैन बसेरा चाहिए। तो ये अभी कल ही प्लान मेरे पास आया, तो इस पर भी हम काम करेंगे। साहब, एक बार में 10 लाख से ग्रीन बेल्ट बनानी थी, 75 लाख से नाला बना दिया। जी हाँ, इसमें क्या कहेंगे? ये जानकारी में आया था विषय, और इसमें कहीं ना कहीं उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने कोई ना कोई गेम खेला है। मेरी जानकारी में ये आज से कोई 6 महीने पहले आ गया था, 5 महीने पहले। समाचार पत्र में कल परसों पढ़ा है, और मैंने इसके पेपर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुझे और भी कई टेंडर्स, लगभग संख्या एग्जैक्ट तो याद नहीं, बहुत सारे टेंडर ऐसे हैं जिसमें एनहांसमेंट जो है उसका कोई लिमिट ही नहीं है। 10% से ऊपर एनहांसमेंट अलाउड नहीं है निगम के अंदर, लेकिन हमने 3-3 गुना एनहांसमेंट देखी है, 4-4, 5-5, 6-6 गुना देखी है। ये क्या हो रहा है? तो मैं जितना डॉक्यूमेंट्स अपनी रिसोर्सेज से कलेक्ट कर सकता था, जो इस तरह के गलत काम हो रहे हैं निगम में, मैंने वो सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए। पूरे पेपर दिया नहीं मैंने, खुल के आपको कह रहा हूं। मैं करप्शन बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। जो 10% के ऊपर अनाउंसमेंट हो नहीं सकती, वो क्यों की? किस अधिकारी ने की? किसके कहने पे की? वो सारे मुख्यमंत्री जी ने, उस टाइम शत्रुजीत जी देखते थे, हैंडओवर की है। उसकी विजिलेंस जांच चल रही है। अगर आपने देखो इन दिनों बार बार विजिलेंस आती है। हम एक बात आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी बेईमान को छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने निश्चय किया हुआ है। अब कार्रवाई तो सरकारी करनी है। इसमें कई टेंडर ऐसे हैं, मैं तो देख के रहा, पार्षद को पता ही नहीं चलता और टेंडर बढ़ जाते हैं। वार्ड नंबर 20 में छोटे छोटे पार्क है, अपना पार्क, एक और पार्क है, 2 पार्क है 20 नंबर वार्ड के, 2.5-3 गुना उसके पैसे हो गए। 30 लाख का 90, 35 लाख का 96 लाख पेमेंट है। और ऐसे पार्क में है जहां से आज डब्ल्यू सर्टिफिकेट दे देती है कि काम तसल्ली बख्श पाया गया। विधायक जी, इन सबके जिम्मेदार अधिकारियों का क्या होता है? उनका कुछ, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? प्रवीण जी, जब जानकारी में आएगा, मेरा जनप्रतिनिधि होने के नाते ये कर्तव्य है कि मैं इमीडिएटली अपने सीनियर्स के संज्ञान में लाऊं ये क्या हो रहा है, और मैंने वो किया है। मैंने टोटल माननीय मुख्यमंत्री, और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया हुआ है। लगातार यहाँ पे विजिलेंस आ रही है जो गलत काम कर रहे हैं। और एक टेंडर में तो कमाल टेंडर है 80-90 लाख का होगा, मुझे याद नहीं है, और उसको 2 करोड़ 49 लाख कर दिया। आई एम सॉरी टू सी दिस। मुझे हैरानगी होती है कि काम कैसे हो रहा है निगम के अंदर। तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, चाहे कोई खुश हो चाहे नाराज हो। ये सब दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहे नगर निगम का। 2018 में चुनाव हुए थे, 16 दिसंबर को। दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो जाएगा, चुनाव हो सकते हैं या संभावना नहीं है? इसके बारे में नहीं कह सकते। देखिए, ये निर्णय तो सरकार को लेने होते हैं, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो भी निर्णय होगा ठीक होगा। मुझे तो लगता है कि पार्षद को पता भी नहीं होता है कि किस तरह से ये मैनिपुलेशनें हो रही हैं। मुझे कई बार ये लगता है कैसे हो रही है मैनिपुलेशन। पब्लिक में छवि तो पार्टी की और पार्षदों की खराब हो रही है। नहीं, छवि तो अपनी खुद अपने हाथ में होती है जी। छवि तो खुद अपने हाथ में आपके सामने है। मेरे को कभी आपने सुना मैं कोई लैंड का बिजनेस कर रहा हूँ, कोई मैं कॉलोनी काट रहा हूँ, कोई लैंड का बिजनेस करता हूँ? ऐसा नहीं है। छवि अपने हाथ में है। आपको अपनी छवि खुद संभाल के रखनी पड़ेगी। समाज ने हमें जिम्मेवारी दी है, हमें उसको निभाना है और ईमानदारी के साथ निभाना है। मैं लगातार इस प्रयास में हूँ कि मेरे को अगर कोई गलत काम नजर आएगा तो मैं अपने उच्च अधिकारियों को पार्टी में जरूर बताऊंगा। और साथ ही साथ मैंने जो समाज से विधायक बनते हुए जो इतने विश्वास से लोगों ने बनाया है, मैंने जो वायदे किए हैं मैं उसको पूर्ण रूप से निभा के दिखा रहा हूँ। और आप देखिएगा, ये 5 साल पूरे होने से पहले पहले मेरा हर प्रोजेक्ट या तो बन चुका होगा और या उसका काम शुरू हो चुका होगा। और इसके साथ एक और जानकारी देता हूँ मैं आपको कि ये भी देख के बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है कि इस समय पानीपत में योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग समाज के हम लगभग 118 भवन
अंडर कंस्ट्रक्शन है, 74 अंडर कंस्ट्रक्शन आ गया, बाकी प्रोसेस में है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गरीब जनता जो है उसके घर में दुख सुख है, उनको कोई कार्यक्रम करना है वो कहाँ जाके करे। बैंकेट वाले तो पैसे मांगते हैं बहुत, और मैं तो समाज से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, जो हाल ये बन रहे हैं आप लोगों से बिजली पानी का खर्चा ले लो, सफाई का ले लो, बस इतनी कृपा करो और उनको काम करने दो ताकि गरीब आदमी उसमें गुजारा करे। और अगर भव्य भवन देखने हैं तो आप वार्ड नंबर 22 में शिवालय मंदिर आप जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा कैसा बना है। वार्ड नंबर 7 के अंदर आप जाके देखिए जो वाल्मीकि भवन बना है, बहुत भव्य, और अभी उसमें और हम काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरी चिंता के साथ ये 118 भवन आपको पूरे करके देंगे। ठीक है।